हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। चलिए, तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत जनित्र के बारे में, जो कि इस विद्युत चुम्बकीय प्रेरण यानी आपका जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का चैप्टर या विद्युत धारा के चुम्बकीय प्रभाव का जो चैप्टर है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक में यहाँ पर हम लोग विद्युत जनित्र के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम विद्युत जनित्र के बारे में जान लें कि वो होता क्या है। विद्युत जनित्र इलेक्ट्रिक जनरेटर का हिंदी नाम है। आप अपने घरों में, शादी में या कहीं भी किसी फंक्शन में अक्सर जनरेटर को चलते हुए देखते होंगे और वो जनरेटर विद्युत धारा को जनरेट करता है यानी बनाता है। ठीक, तो उस यंत्र को हम विद्युत जनित्र कहते हैं। उस यंत्र का जो सिद्धांत है वो ये है कि फैराडे ने कहा कि जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और फ्लक्स में परिवर्तन होने से उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और धारा प्रवाहित होने लगती है। यही सिद्धांत वहां पर विद्युत जनित्र में कार्य करता है। अच्छा, विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बदलता है, यानी उसका जो कन्वर्जन है, ऊर्जा रूपांतरण है, वो यांत्रिक ऊर्जा मतलब वो घूमता है और कार्य करता है और उससे बनाता है क्या, वैद्युत ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो बच्चों, यहाँ पर वैद्युत जनित्र को जानने से पहले यह बात जानना जरूरी है कि वैद्युत जनित्र दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि धारा दो प्रकार की होती है, एक प्रत्यावर्ती धारा और एक दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा होती है जिसकी दिशा और परिमाण मतलब उसकी वैल्यू लगातार बदलती रहती है, ऐसी धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और दिष्ट धारा वो धारा होती है जिसका मान और दिशा एक समान होते हैं, वो नहीं बदलते, उस धारा को हम दिष्ट धारा कहते हैं। तो इसके आधार पर जनित्र भी दो प्रकार के होते हैं। एक वो जनित्र जो प्रत्यावर्ती धारा को बनाता है उसे हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं, और एक वो जनित्र जो दिष्ट धारा को बनाता है उसे हम दिष्ट धारा जनित्र कहते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों जनित्रों की संरचना के बारे में पढ़ेंगे और क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में। अच्छा बच्चों, सिद्धांत तो आप समझ ही गए। सिद्धांत दोनों जनित्रों का एक ही है। सिद्धांत जो है दोनों जनित्रों का सिद्धांत एक ही है कि जब किसी बंद कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तथा उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है ना? तो यही सिद्धांत वहां पर कार्य करता है। अब बात कर लेते हैं हम इसकी संरचना की। तो विद्युत जनित्र की जो संरचना है उसके मुख्य रूप से चार भाग हैं। कई किताबों में आप इसके तीन भाग पाएंगे क्योंकि चौथे भाग को उसी में शामिल कर दिया जाता है। तो इसके चार मुख्य भाग हैं। नंबर एक, क्षेत्र चुंबक। यानी फील्ड मैग्नेट। दूसरा, आर्मेचर या कुंडली। आर्मेचर और कॉइल। तीसरा, विभक्त वलय। बच्चों, ये जो है आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की संरचना है, क्योंकि देखिए संरचना दोनों की एक जैसी है, बस केवल ये जो तीसरा वाला हिस्सा है यही में अंतर होता है। ठीक है? विभक्त वलय यानी स्प्लिट रिंग। और चौथा भाग होता है ब्रुश।
ठीक है, तो ये 4 मुख्य भाग हैं। अब हम इन भागों के बारे में समझ लेते हैं कि ये जो क्षेत्र चुंबक होता है ये एक शक्तिशाली चुंबक के ध्रुव खंड होते हैं। और इनके विपरीत ध्रुवों को आमने सामने रखा जाता है, जिससे इस बीच वाले हिस्से में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सके। ठीक है, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करने के लिए एक शक्तिशाली चुंबक के विपरीत ध्रुवों को आमने सामने रख दिया जाता है, जिससे यहां पर ये चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हैं। अब यहां पर एक नर्म लोहे के क्रोड पर, यानी नर्म लोहे की पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों पर तांबे के तार के बहुत सारे फेरे लपेटे जाते हैं और इस तरह से बनती है कॉइल ABCD। हम यहां पर इसको नाम दे रहे हैं, ABCD नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर कॉइल ABCD, यानी इसको आर्मेचर कहा जाता है, ये बनाया गया है। आप अक्सर देखेंगे कि पंखा, जैसे पंखे को कभी खोलिए तो उसमें गोल रहता है जिसमें बहुत सारे तार लटके रहते हैं, वो आर्मेचर है। तो यहाँ पर इस आर्मेचर या कुंडली को यहाँ बीच में रखा गया है। ये अपनी धुरी पर घूमने के लिए स्वतंत्र होती है, अगर आप इसको थोड़ा सा घुमाएंगे ये घूम जाएगी। अच्छा, इसके जो तार के 2 सिरे हैं, इन सिरों को पीतल के या तांबे के गोल छल्ले का कटा हुआ भाग होता है उससे जोड़ देते हैं। सॉरी बच्चों, यहां पर ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में विभक्त वलय की जगह होता है सर्पी वलय। ठीक है, इसको स्लिप रिंग लिख दीजिएगा। ठीक, सर्पी वलय। सर्पी वलय क्या होते हैं कि ये पूरे एक गोल छल्ले होते हैं, पीतल के या तांबे के गोल छल्ले होते हैं, जो कि इन आर्मेचर या कुंडली के तार के दोनों सिरों से जुड़े होते हैं और ये अपनी धुरी पर, इस कुंडली के साथ साथ अपनी धुरी पर घूमते भी रहते हैं, यानी घूम सकते हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है। अच्छा, इन सर्पी वलयों को कार्बन की 2 पत्तियां स्पर्श करती रहती हैं। कार्बन की 2 पत्तियां स्पर्श करती रहती हैं और इन पत्तियों को हम कहते हैं ब्रुश। और इन ब्रुशों का जो संबंध होता है वो बाह्य परिपथ से होता है। बाह्य परिपथ से मतलब जहां पर हमें करंट को सप्लाई करना है वहां से होता है। क्लियर हो गई बात? ये तो हो गई जो है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की संरचना। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की संरचना हो गई। तो बच्चों समझ में आया ना कि इसकी संरचना में 4 मुख्य भाग हैं। एक तो क्षेत्र चुंबक, जो कि शक्तिशाली चुंबक के ध्रुव खंड होते हैं, जिनके विपरीत ध्रुव को आमने सामने रख करके यहां पर विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। फिर दूसरा होता है आर्मेचर या कुंडली। ये नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे के तार के बहुत से फेरों को लपेट कर बनाई जाती है और अपनी धुरी पर, इस चुंबकीय क्षेत्र में अपनी धुरी पर घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। और इस कुंडली के तार के 2 सिरे जो निकलते हैं, उन सिरों को पीतल के या तांबे के गोल छल्ले से जोड़ देते हैं, जिनको हम कहते हैं सर्पी वलय यानी स्लिप रिंग्स। और ये जो वलय हैं, ये कुंडली के घूमने के साथ साथ अपनी धुरी पर घूमते रहते हैं और इन वलयों को कार्बन की 2 पत्तियां स्पर्श करती रहती है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये जुड़ी नहीं है, ये केवल उसको स्पर्श कर रही है, टच करती होती हैं। इन पत्तियों को हम कहते हैं ब्रुश। इन ब्रुशों का जो संबंध होता है वो बाह्य परिपथ से होता है और बाह्य परिपथ में जहां हमें धारा प्रवाहित करनी है वहां से ये जुड़ी होती है। तो बच्चों, अब हम लोग इसकी क्रिया विधि के बारे में समझेंगे कि किस प्रकार से ये कार्य करता है और कैसे विद्युत को जनरेट करता है।
सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करंट की दिशा के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसमें करंट बनता कैसे। बच्चों, सबसे पहले इसको हमें इसकी धुरी पर दक्षिणावर्त दिशा में घुमाना होता है। ठीक है, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है, जिस तरह से घड़ी की सुई घूमती है उस तरह से क्लॉकवाइज ही घूमता है। जब ये घूमता है तो चूंकि यहाँ पर नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं ऐसे ऐसे भाई, क्योंकि जो आपने पढ़ा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर जाती हैं, तो यहाँ पर बल रेखाएं होंगी। जब ये कुंडली कुछ क्षैतिज दिशा में होती है बच्चों, ऐसा कुछ मान लीजिए कि इस तरह से क्षैतिज है। अब ये क्षैतिज दिशा में इस तरह से रखी हुई है, तो इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या बहुत कम होगी। जैसे जैसे ये कुंडली ऐसे घूमती जाती है, अब देखिए इस स्थिति में इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या सबसे ज्यादा होगी, यानी इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, यानी जो फ्लक्स है चुंबकीय फ्लक्स, वो इस समय सबसे ज्यादा होगा। फिर धीरे 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 ये जो है इस तरह से घूम कर फिर ऐसे हो जाएगी, यानी फ्लक्स जीरो हो गया। तो यानी आप देख रहे हैं कि आधे चक्कर में जो फ्लक्स का मान है वो जीरो से बढ़कर अधिकतम और फिर अधिकतम से जीरो हो जाता है। अच्छा, एक बात आपने देखी है, फॉर्मूला भी पढ़ा है कि विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होती है, यानी फ्लक्स जैसे जैसे बढ़ेगा विद्युत वाहक बल भी बढ़ेगा, फ्लक्स घटेगा विद्युत वाहक बल भी घटेगा। तो यहां पर जैसे जैसे फ्लक्स बढ़ता है विद्युत वाहक बल भी जीरो से बढ़कर अधिकतम और अधिकतम से शून्य हो जाता है। तो इस तरह से धारा भी जीरो से बढ़कर अधिकतम और फिर अधिकतम से जीरो हो जाती है। अब उसके बाद जब ये कुंडली यहां से इस तरफ ऐसे घूम जाती है, उसके बाद जब वापस ये फिर से घूमती है तो यहां पर फिर से जो है विद्युत वाहक बल का मान जीरो से अधिकतम होता है और अधिकतम से जीरो होता है, और इस तरह से धारा जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। ठीक है, विपरीत दिशा में। अब देखो कैसे, देखिए बच्चों, जब यहां पर हम अब धारा की दिशा हम लोग जान लेते हैं। धारा की दिशा जानने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का इस्तेमाल करते हैं। फ्लेमिंग ने अपने दाएं हाथ के नियम में बताया है कि यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें, तब यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा चालक की गति की दिशा को बताता है, तो दूसरी उंगली धारा की दिशा को बताएगी। अगर हम इस AB भुजा पर देखें बच्चों, ध्यान से समझिएगा इस बात को, AB भुजा पर देखें तो AB भुजा देखो, जब ये ऐसे घूम रही है कुंडली तो ये भुजा ऊपर की ओर जा रही है ना, AB भुजा ऊपर की ओर उठ रही है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, इस उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा और अंगूठे को चालक की गति की दिशा में रखा, यानी ये जो भुजा है ये ऊपर की ओर जा रही है ना, इस दिशा में गति कर रही है, तो हम अंगूठे को उस दिशा में रखेंगे। तो ये वाली उंगली धारा की दिशा को बता रही है ना, यानी इसमें जो करंट होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब यहां से करंट यहां पर देखिए, इस जगह पर अगर देखें तो ये भुजा नीचे जा रही है, भाई ये भुजा ऊपर उठेगी तो ये नीचे जाएगी, ठीक है ना। अब ये जैसे भुजा ऊपर उठ रही तो ये अंदर जा रही है। अब यहां पर देखिए तो यहां पर कुछ हमने उंगली को, इस उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठे को चालक की गति की दिशा में रखा, तो ये उंगली नीचे की ओर दिखा रही है, यानी यहां धारा की दिशा नीचे हो जाएगी। ठीक, यानी जो धारा है वो इस ब्रुश से, इसको हम अगर एक्स ब्रुश मान लें और इसको वाई ब्रुश मान लें, तो एक्स ब्रुश से देखो बाहर जाएगी और वाई ब्रुश से वापस आएगी कुंडली। ठीक है, अच्छा, अब ये जब आधा चक्कर लगा चुका है तो देखिए यहां से AB भुजा इधर पहुंच गई, CD भुजा इधर आ गई। क्लियर है बात? ठीक, अच्छा, AB भुजा इधर पहुंची तो देखो यहां पर धारा की दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, धारा की दिशा ऐसे बदल जाएगी। यानी अब जो धारा है, समझिए बात को, अगर हम कुंडली को कुछ इस तरह से बना दें, ये आधा चक्कर करने के बाद तो यहां पर AB भुजा अब ऐसे पहुंच गई है और CD भुजा यहां आ गई। AB में धारा है ऊपर की ओर, CD में धारा है नीचे की ओर। ठीक है, तो यहां से देखो जो आधा चक्कर कंप्लीट करने के बाद धारा अब इधर से बह रही है,
बात देख रहे हैं ना, यानी आधे चक्कर के बाद धारा की दिशा क्या हो गई, परिवर्तित हो गई, यानी धारा अपोजिट डायरेक्शन में बहने लगी। ठीक, बात समझ आई कि नहीं? यानी हर आधे चक्कर के बाद धारा की दिशा यहाँ पर बदल जा रही है, और ऐसी धारा को ही हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। समझ में आई बात बच्चों? यहाँ पर हर आधे चक्कर के बाद धारा की दिशा परिवर्तित हो रही है, और आप ये भी देख रहे हैं कि धारा का मान बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। तो इस तरह से इस प्रकार की धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, और ये इसीलिए इस जनित्र को हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। क्लियर हुई बात? समझ में आई? क्रियाविधि समझ में आ गई? तो इस वीडियो को आप 1 से 2 बार जब देखेंगे, क्रियाविधि बहुत अच्छे से समझ में आपको आ जाएगी, बढ़िया से क्रियाविधि इसकी समझ में आएगी। तो बच्चों अब हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब पढ़ेंगे दिष्ट धारा जनित्र। अभी आपने प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में सीख लिया, अब हम लोग दिष्ट धारा जनित्र के बारे में सीखेंगे। तो सिद्धांत पूरा वही है जो आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का है, संरचना भी पूरी वही है, वही क्षेत्र चुंबक, वही आर्मेचर कुंडली, और बस तीसरा जो पॉइंट है, वहां पर सर्पी वलय थे, यहां पर आ जाते हैं विभक्त वलय, यानी स्प्लिट रिंग। ठीक है, यहां पर विभक्त वलय होते हैं, स्प्लिट रिंग, उसको बस उतना ही आपको तीसरा पॉइंट का चेंज करना होगा। वहां पर सर्पी वलय थे, यहां जो है विभक्त वलय आ जाते हैं। सर्पी वलय को हम स्लिप रिंग कहते हैं, विभक्त वलय को स्प्लिट रिंग कहते हैं। और फिर चौथा पार्ट ब्रुश। जो मुख्य इंपॉर्टेंट है वो है इसकी क्रियाविधि। यहाँ क्रियाविधि थोड़ी अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो करंट बनता है वो एक जैसा बनता है, मतलब उसके करंट की वैल्यू में और दिशा में कोई बदलाव नहीं होता है। तो यहाँ पर क्रियाविधि हम समझेंगे कि बच्चों इसको जब हम कुंडली को यहाँ पर घुमाते हैं दक्षिणावर्त दिशा में, कुंडली जब घूमती है तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल का मान 0 से बढ़कर अधिकतम, अधिकतम से 0 होता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल से धारा भी बनती है, लेकिन आधे चक्कर के पश्चात जब कुंडली कुछ इस तरह से घूम जाती है, यानी बच्चों जब कुंडली इस तरह से AB भुजा इधर और CD भुजा इधर आ जाती है, तो यहां पर जो इनके विभक्त वलय, अब देखिए यहां पर जो AB में धारा है ऊपर की ओर है, CD में धारा नीचे की ओर है, तो इनके जो विभक्त वलय होते हैं ये अपने ब्रुशों को बदल लेते हैं। मतलब जो ये वाला ब्रुश विभक्त वलय है वो x के साथ और x वाला इधर के साथ चला आता है। तो अब देखो बच्चों, AB का जो, अगर हम इसको यहाँ पर इन विभक्त वलयों को नाम दे दें तो S1 और S2। ठीक, तो देखो जो AB भुजा है वो किसके साथ जुड़ी हुई है, S1 के साथ। ठीक, अच्छा जब AB भुजा इधर पहुंच गई इस जगह पर, तो S1 किधर चला गया, x के साथ। ठीक है ना, आधे चक्कर के बाद हमने क्या कहा कि जो विभक्त वलय हैं वो अपने ब्रुशों को बदल लेते हैं, यानी S1 चला जाएगा x के साथ और S2 आ जाएगा y के साथ। तो अब AB में जो धारा बह रही थी, तो इधर घूमने पर ये AB में धारा ऐसे तो बहने लगी, लेकिन अब AB वाला जो विभक्त वलय था वो किसके साथ जुड़ गया, x के साथ। ठीक है ना, ये वाला जुड़ गया x के साथ, और ये S2 जुड़ गया y के साथ, जिससे धारा जो है वो हमेशा x ब्रुश से बाहर जाएगी और y ब्रुश से वापस आएगी। क्लियर है बात कि नहीं? यानी धारा जो है वो हमेशा x ब्रुश से वापस जाएगी और y ब्रुश से वापस आएगी, यानी धारा की दिशा नहीं बदलती है। क्लियर होगी बात कि नहीं? जैसे आधे चक्कर के बाद कुंडली घूमती है, ये ब्रुश विभक्त वलय अपने ब्रुशों को बदल लेते हैं, जिससे धारा हमेशा, धारा की दिशा बदलती है, लेकिन वो धारा की दिशा बदलने के साथ साथ यहाँ विभक्त वलय भी बदल जाते हैं, जिससे धारा हमेशा x ब्रुश से बाहर जाती है और y ब्रुश से वापस लौटती है। जैसा कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में था कि हर आधे चक्कर के बाद धारा की दिशा बदल जाती थी, यहाँ पर धारा एक ही दिशा में लगातार बहती रहती है, और इस प्रकार की धारा को हम कहते हैं दिष्ट धारा। ठीक है, इस प्रकार की धारा को क्या कहते हैं, दिष्ट धारा, जिसकी दिशा ना बदले। ठीक है ना, जिसकी दिशा ना बदले उसे हम दिष्ट धारा कहते हैं, और इसी कारण इस जनित्र को हम दिष्ट धारा जनित्र कहते हैं। तो क्रियाविधि में बस थोड़ा सा अंतर है कि बस यहाँ पर पूरी क्रियाविधि वही है, बस क्या होता है, आधे चक्कर के बाद
जो विभक्त वलय हैं वो अपने ब्रुशों को बदल लेते हैं, जिससे धारा सदैव एक ही दिशा में यानी बाएं दाहिने ब्रुश से बाहर जाती है और बाएं ब्रुश से वापस आती है, और इसी कारण परिपथ में दिष्ट धारा प्रवाहित होती रहती है, और इस कारण इस जनित्र को हम दिष्ट धारा जनित्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं आपको दोनों जनित्रों की संरचना और क्रियाविधि अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करिए। 2 से 3 बार वीडियो को अच्छे से देखिए और उसको लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए, इनके नोट्स बना लीजिए, किताब में जो आपके जो लिखे हुए हैं उनसे नोट्स बना लीजिए और अच्छे से बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, तैयारी करिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।